नमस्कार। जब भी हम सुनते हैं औद्योगिकरण का युग, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चिमनियों से निकलता धुआं, मशीनें, यही सब है ना? लेकिन क्या सच में कहानी बस इतनी ही थी? क्या ये बदलाव रातों रात हो गया था? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा बदलाव असल में था कैसा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक सपने से। ये जो तस्वीर है इसका नाम है सदी का उदय। ये 20वीं सदी की शुरुआत की सोच को दिखाती है। देखिए इसमें एक देवी जैसी आकृति है, प्रगति का झंडा हाथ में लिए, और वो समय के पंखों वाले पहिए पर सवार है। और उसके पीछे पीछे है रेलवे, कैमरा, मशीनें और हाँ, धुआं उगलती फैक्ट्रियां। मतलब ये सब कुछ एक शानदार मॉडर्न भविष्य का वादा कर रहा था। उस दौर में लोग मशीनों को किसी जादू, किसी चमत्कार से कम नहीं समझ रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। तो सवाल वही है, क्या ये खूबसूरत तस्वीर ही बुरी सच्चाई है? क्या औद्योगिकरण वाकई इतना ही सीधा और शानदार था, या फिर सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी कहता है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब फैक्ट्रियों के आने से भी पहले के दौर में। इतिहासकार इस दौर को एक बहुत ही खास नाम से जानते हैं, आदि औद्योगिकीकरण। अंग्रेजी में कहें तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? देखिए, प्रोटो का मतलब होता है पहला या शुरुआती रूप। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो पहला फेज था जब इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन ये प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि गांव में कारीगरों के घरों में होता था। है ना मजेदार बात? आप ऐसा सोच सकते हैं कि फैक्ट्री एक छत के नीचे नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव में कई घरों में फैली हुई थी। और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा था? व्यापारी। अच्छा, अब दिमाग में एक और सवाल आता होगा, आखिर शहरों के बड़े बड़े व्यापारी अपना काम करवाने के लिए गांवों की तरफ क्यों देख रहे थे? शहर में क्या कमी थी? इसका जवाब मिलता है हमें शहरों के सिस्टम में ही। देखिए, उस जमाने में शहरों में हुआ करते थे क्राफ्ट गिल्ड्स, मतलब कारीगरों के बड़े बड़े संघ। और ये गिल्ड्स बहुत पावरफुल थे। ये लोग तय करते थे कि कौन क्या बनाएगा, किस दाम पर बेचेगा और क्वालिटी कैसी होगी। सबसे बड़ी बात, ये किसी नए व्यापारी को आसानी से मार्केट में घुसने ही नहीं देते थे। मतलब पूरी मोनोपोली थी। इसी वजह से नए व्यापारियों को शहर से बाहर मौके तलाशने पड़े। और ये मौका उन्हें मिला गांव में। अब सोचिए गांव की हालत। वहां गरीब किसान और कारीगर थे जिन्हें काम की सख्त जरूरत थी। उनकी जो कॉमन लैंड्स थी वो भी छीनी जा रही थी, तो उनकी कमाई का जरिया भी कम हो रहा था। ऐसे में जब कोई व्यापारी आकर उन्हें घर पर ही काम करने का ऑफर दे, तो ये तो सोने पे सुहागा था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। इससे पूरे परिवार को घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम मिलने लगी। और सबसे अच्छी बात, उन्हें अपना गांव छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ा। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? ये बड़ा दिलचस्प था। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले व्यापारी शहर से कच्चा माल, मान लीजिए ऊन, खरीदता था। फिर इस ऊन को गांव में भेजा जाता था। गांव में अलग अलग कारीगर अपना काम करते। कोई सूत काटता, कोई उसे बुनता, कोई रंगाई करता। और जब कपड़ा तैयार हो जाता तो उसे वापस शहर, मतलब फिनिशिंग के लिए लंदन भेजा जाता था, जहां से वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। तो आप देखिए कैसे शहर का पैसा और गांव का हुनर मिलकर एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम कर रहे थे। तो ये तो हुई फैक्ट्रियों से पहले की कहानी। अब आते हैं उस दौर पर जब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुईं। और यहाँ हम उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये बदलाव सच में एक क्रांति था? मतलब एकदम तेज, एकदम धमाकेदार, या फिर इसकी रफ्तार कुछ और ही थी? अक्सर हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? और रेवोल्यूशन शब्द से ऐसा लगता है मानो सब कुछ बस चुटकियों में रातों रात बदल गया होगा। पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री 1730 में ही लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद बदलाव की जो रफ्तार थी वो हैरान करने वाली हद तक धीमी थी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इन दो इंडस्ट्रीज को देखिए। शुरुआत में, मतलब 1840s तक, कॉटन इंडस्ट्री सबसे तेजी से बढ़ रही थी, वो लीडर थी। लेकिन फिर जैसे ही रेलवे का विस्तार शुरू हुआ, लोहा और इस्पात यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ ली। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोई एक बड़ी लहर नहीं थी जो सब कुछ एक साथ बहा ले गई। ये अलग अलग फेज में हुआ।
और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर दे, 19वीं सदी के आखिर तक भी इंग्लैंड की टोटल वर्कफोर्स का 20% से भी कम हिस्सा फैक्ट्रियों में काम करता था। जी हाँ, 20% से भी कम। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लोग अभी भी पारंपरिक तरीकों से ही काम कर रहे थे, छोटी छोटी वर्कशॉप्स में, अपने घरों में। तो जो क्रांति वाली इमेज हमारे दिमाग में है, वो यहाँ आकर पूरी तरह से बदल जाती है। तो सवाल फिर वही, आखिर ये बदलाव इतना धीमा क्यों था? इसके कई कारण थे। पहला, नई नई मशीनें बहुत महंगी थीं। दूसरा, वो अक्सर खराब हो जाती थीं और उनकी रिपेयरिंग का खर्चा भी बहुत आता था। तो कोई भी बिजनेसमैन उन पर पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचता था। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हाथ से काम करती थीं, वो अभी भी बहुत ज़रूरी थीं और चल रही थीं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। हम सब जानते हैं जेम्स वॉट ने 1781 में इसे इम्प्रूव किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे। सोचिए, इंडस्ट्रियल एज का जो सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है, उसे भी आम होने में कई दशक लग गए। तो हमने ये तो समझ लिया कि बदलाव धीमा था, लेकिन जो भी बदलाव हो रहा था, उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा था? हर तरक्की की एक कीमत होती है। तो इस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की क्या कीमत थी? जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर। ये तस्वीर औद्योगिकीकरण का वो डरावना चेहरा दिखाती है जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। पूरा का पूरा शहर फैक्ट्रियों से निकलते धुएं के काले बादलों में ढका हुआ है। ये उस दौर के प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की एक जीती जागती तस्वीर है। और यही था इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास। एक तरफ तो ये विकास ला रहा था, पैसा ला रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने साथ प्रदूषण, मजदूरों का शोषण और समाज में बढ़ती अमीर गरीब की खाई जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी ला रहा था। ये अगली तस्वीर उस समय की सोच को, उस मानसिकता को बड़े अच्छे से सामने रखती है। इसका टाइटल है दो जादूगर। देखिए, ऊपर है अलादीन। वो रिप्रेजेंट करता है पूरब को, ओरिएंट को, जिसे पारंपरिक और थोड़ा जादुई माना जाता था। और नीचे है एक मॉडर्न मैकेनिक। वो रिप्रेजेंट करता है पश्चिम को, ऑक्सीडेंट को, जिसे आधुनिक और साइंटिफिक माना जाता था। ये तस्वीर साफ साफ दिखाती है कि कैसे पश्चिम के देश खुद को बेहतर, मॉडर्न और प्रोग्रेसिव समझते थे और पूरब के देशों को पिछड़ा हुआ और पुरानी कहानियों में जीने वाला मानते थे। ये कॉलोनियल माइंडसेट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब देखते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। पहला सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदि औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर है क्या? इसका जवाब बहुत सिंपल है और आपको पॉइंट्स में याद रखना है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो शुरुआती सिस्टम था जो फैक्ट्रियों पर नहीं बल्कि गांवों में घरों पर आधारित था। इसे कंट्रोल करते थे व्यापारी और इसमें जो सामान बनता था वो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए होता था। बस ये 3 बातें याद रखिए। अब दूसरा बड़ा सवाल, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल चेंज एक स्लो प्रोसेस क्यों था? मतलब ये धीमा क्यों था? इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, नई मशीनें महंगी थीं और भरोसेमंद नहीं थी। दूसरा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और कारीगरों का दबदबा अब भी बहुत ज्यादा था। तीसरा, 20% से भी कम मजदूर फैक्ट्रियों में थे। और चौथा, स्टीम इंजन जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी को भी अपनाने में बहुत वक्त लगा। ये कारण मिलकर इस प्रोसेस को धीमा बना रहे थे। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है? मेन टेकअवे ये है कि औद्योगिकरण कोई अचानक हुई क्रांति नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही धीमी, एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन था। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज में, लोगों की जिंदगी में आए धीमे धीमे बदलावों की कहानी है। अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।